अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोर्स। हम लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर 8 के ऊपर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो काम शुरू किया था, आई होप आपको इसका आइडिया होगा। हम लोगों ने बात शुरू की थी अरेज के ऊपर। अरेज मैंने कहा था ये एक कलेक्शन है लेकिन अरेज के मामले में सिर्फ एक बात स्पेशल ये थी कि इसमें जो डेटा टाइप है वो सिमिलर हो सकती है। मैं ये नहीं कर सकता या हम ये नहीं कर सकते कि आपके पास एक अरे हो, उसमें इंटीजर भी हो, करैक्टर्स भी हो, स्ट्रिंग्स भी हो, डबल भी हो, बाकी ऐसे डेटा टाइप भी हो। तो फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग जो अरेज है उसमें सिमिलर डेटा टाइप होगा। और दूसरे नंबर पे अरेज की खासियत ये है कि जितनी भी अरेज हैं ये कंसेक्टिव मेमोरी एलोकेशन करती हैं। मतलब ये नहीं होगा कि कुछ पार्ट आपको यहाँ नजर आएगा, कुछ वहाँ, कुछ ऐसा नहीं होगा। तो इसी तरह से अरेज के हमने जो फर्दर मल्टी डायमेंशन अरे को देखा तो उसमें से दो हमारे पास फ्लेवर थे, एक रेक्टेंगल अरे था, जैक्ड अरे था। रेक्टेंगल अरे में आपके पास हर रो के अंदर जो कॉलम्स थे उनकी जो क्वांटिटी थी, मिकदार थी, वो इक्वल थी। जैक्ड अरे में ऐसा नहीं था। अगर आपके पास फ़र्ज़ करें 2 रोज़ हैं तो पॉसिबल है कि जो फर्स्ट रो है उसमें 3 एलिमेंट्स हों और सेकंड रो में ओनली 2 एलिमेंट्स हों। तो ये अगर हमें इस किस्म की कोई चीज़ चाहिए तो फिर हम जैक्ड अरे की तरफ जाते हैं और हमने कुछ इसी एग्जांपल देखी थी। फिर हमने देखा कि अरेज और जो मेथड्स हैं इनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो देखा। तो दो तरीके से हम इनके साथ काम कर सके। एक तरीका ये था कि हम जो आर्गुमेंट्स हैं, किसी मेथड का जो आर्गुमेंट है उनको अरे पास करें। इस सिचुएशन में हमने बात की कि जो अरे है वो एज अ रेफरेंस पास होगी। मतलब आप इसमें जो चेंजेस करेंगे वो ओरिजिनल अरे को जाके अपडेट कर देंगी। दूसरे नंबर पर यह था कि एक जो मेथड है वो अपनी वर्किंग करने के बाद जो है वो एक अरे को एज अ रिटर्न टाइप लेके आएगा। तो ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि किस तरह से एक अरे खुद को रिटर्न कर सकती है मेथड के थ्रू। तो इसके साथ साथ फिर हमने जो सिस्टम डॉट अरे की बेस क्लास है जिसमें हमने क्लियर के मेथड को देखा, कॉपी टू के मेथड को देखा, सॉर्टिंग है इस किस्म के बाकी मेथड्स को देखा। और हमने लास्ट में ये भी बात की थी कि ये जो अरेज हैं ये हमारा लास्ट टॉपिक है सी शार्प की बेसिक्स के ऊपर। तो आज से ऑनवर्ड जो हम प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की तरफ मूव करेंगे। और आज में हमारा जानना मकसद ये है कि आखिर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है क्या। हम कहते हैं प्रोसीजर लैंग्वेज या फंक्शन ओरिएंटेशन लैंग्वेज पहले काम करती है, फिर स्ट्रक्चर में चलेगी, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में आगे। आखिर ये सब चीज़ें क्या हैं। और दूसरे नंबर पे हम ये जानना चाहेंगे इन दोनों पैराडाइम में डिफरेंस क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में और प्रोसीजर पैराडाइम में डिफरेंस क्या है। और आखिर में हम आपको बात करेंगे 4 जो बेनिफिट्स हैं, और भी बहुत से हैं, लेकिन जो मैं समझता हूँ 4 इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स हैं डबल ओ को फॉलो करते हुए, डबल ओ मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को, वो आज हम इसका डिस्कस करेंगे। आई होप कि अभी तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अगर नहीं है यू आर वेलकम। कल हम इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा सेशन है वो एक ऑनलाइन हो सके ताकि आपको जो उसमें प्रॉब्लम है वो ज़रा एड्रेस किए जा सके। तो शुरू करते हैं जी आज का लेक्चर। सबसे पहले क्वेश्चन ये कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या चीज़ है। अच्छा, ये चीज़ आपने करने से पहले हम कुछ प्रोग्राम पैराडाइम की बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग में जो शिफ्टिंग हो हुई है वो किस तरह हुई है। तो बेसिकली हमारे पास ये शिफ्टिंग जो है ये 2 टाइप्स की है। डबल ओ से पहले ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम था। अब हम चलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में। करंटली जो दुनिया बात कर रही है या कर चुकी है या इवन इन द प्रोसेस है वो ये है कि एस्पेक्ट ओरिएंटेड क्या है। ठीक है जी। तो प्रोसीजरल में डबल ओ, फिर एस्पेक्ट ओरिएंटेशन की तरफ जाएंगे। लेकिन मेरा अपना बिलीव है कि एज एन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो डबल ओ है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है, इसके बगैर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। और ये आपकी जो स्किल है डेवलपमेंट की, प्रोग्रामिंग की, उसको ये ब्यूटीफाई करता है। तो आपको चाहिए, बल्कि आपको यू शुड, बल्कि यू मस्ट, कि आप इस फोकस कर सकें और कोई इशू है तो उसको एड्रेस करें ताकि आपकी इस पर बहुत ज़्यादा ग्रिप हो सके इन सब्जेक्ट पे। अच्छा, इन दोनों पैराडाइम को पढ़ने से पहले आपने खुद से 2 क्वेश्चन करने हैं, या हमने जो 2 चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले आप लोग जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी थी
वहाँ पे आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट देखा जिसका नाम था जी डिवाइड एंड कॉन्कर। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जब आप पढ़ रहे थे या उसी में हमने कहा कि हमारे पास एक बड़ा प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम स्प्लिट डाउन करते हैं स्मॉल पार्ट्स में, फिर उसको स्प्लिट डाउन करते हैं स्मॉल पार्ट्स में। इस तरह से हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहते, कब तक? जब तक हम एक ऐसी सिचुएशन में ना चले जाएं कि जिसको हम इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकें। ठीक है जी। तो इस तरह से डिवाइड 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 और कॉन्कर में क्या होगा, हम जो छोटा सा जंक है, छोटा सा पार्ट है, इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, दूसरे का सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। इस तरह करते करते हम जो मेन सोल्यूशन है उसकी तरफ मूव कर जाते हैं। अच्छा, तो रूल ऑफ थंब क्या हुआ? तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि भाई सॉफ्टवेयर को स्प्लिट कैसे करना है। तो स्प्लिट मेरे ख्याल अभी आपको समझ आ गया, इसका दूसरा नाम है कि जो सॉफ्टवेयर है उसको आपने डिवाइड कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे डिवीजन का आ गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि डिवीजन करते करते जो हम आखिर तक पहुँच चुके होंगे, जैसे इंसान है कि इंसान के मैं डिवीजन करते करते आखिर तक लेके जाऊँ, जितने भी इंसानों के अलावा जितने भी एनिमल्स हैं, कुछ भी जो लिविंग चीज़ें हैं या नॉन लिविंग भी हैं, तो हम चल जाते हैं सेल लेवल पे। हम कहते हैं जो मिनिमम क्राइटेरिया वो एक सेल है, तो सेल्स बन के पूरा का पूरा इंसान, कोई एनिमल या वटेवर जो भी चीज़ डेवलप होती है। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि इसका जो सेल है, मतलब जो सबसे बेसिक यूनिट है, अब मैं इसको सेल भी कह देता हूँ और आसानी के लिए मैं इसको यूनिट भी कह देता हूँ। तो ये दो क्वेश्चन हैं हमने दोनों पैराडाइम में देखने के आखिर जो प्रोसीजर पैराडाइम है उनके मुताबिक यूनिट क्या है और स्प्लिटिंग कैसे होती है। जबकि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन वाला पैराडाइम है इसमें स्प्लिटिंग कैसे होती है, इसमें बेसिक सेल या बेसिक यूनिट कौन सा है। इन दो क्वेश्चंस के साथ हम बात लेके चलेंगे। अच्छा, अब आप लोगों को अगर याद हो तो कोई बता सकता है जी कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन डेफिनेटली आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ी होगी। तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन में आप लोगों ने कहा जी कि सॉफ्टवेयर क्या है जी, इंस्ट्रक्शंस है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। ओके, ठीक है। सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, ठीक है। लेकिन खाली सेट ऑफ प्रोग्राम्स ही मेरे पास एग्जांपल है। मेरे पास एक प्रोग्राम है जो क्या करता है कि जो स्टूडेंट्स की सॉर्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू देयर एज, या उनको सॉर्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू देयर सीजीपीए। तो हमने क्या किया, हमने एक कलेक्शन या अरेज को लिया, उसमें डेटा स्टोर किया, स्टोर करने के बाद हम इसको सॉर्ट करेंगे। ठीक है जी, प्रोग्राम हमने कर दिया। लेकिन ये हमारा किया हुआ प्रोग्राम, ये इसकी कोई वर्थ नहीं है उस वक्त तक जब तक हमारे पास डेटा ना हो। तो डेटा होगा तो उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी। अगर डेटा ही नहीं है, अगर मेरे पास पाकिस्तान के लोगों का डेटा नहीं है तो मैं इसको कैसे लेके चलूँगा, तो नॉट पॉसिबल। तो अब रूल ऑफ थंब क्या बना यहाँ पे? रूल ऑफ थंब यहाँ पे ये बना कि हमें यहाँ पे डेटा भी चाहिए नंबर एक, और दूसरे नंबर पर हमें यहाँ पे इस डेटा को ऑपरेट करने के लिए कोई ना कोई मेथड चाहिए, कोई ना कोई फंक्शन चाहिए, कोई ना कोई रूटीन चाहिए, कोई सब रूटीन चाहिए, प्रोसीजर चाहिए, वट जो भी है। मैं इसको कोड कह देता हूँ जी, ठीक है, फंक्शन या कोड या आप इसको जो भी कहना चाहें। तो ये जो चीज़ है ये कैसे काम करती है इस पैराडाइम में और इस पैराडाइम में, ये भी जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे आपकी जस्ट याद दहानी के लिए सॉफ्टवेयर ये था, सॉफ्टवेयर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ प्रोसीजर्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, दूसरे नंबर पर डेटा, और तीसरे नंबर पर डॉक्यूमेंटेशन। जो डॉक्यूमेंटेशन मतलब ये कोड कैसे किया गया है ताकि बाकी लोगों की हेल्प हो। इन तीन चीज़ों से मिलकर सॉफ्टवेयर बनता है। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फ़िलहाल यहाँ पे बात करूँ डेटा एंड कोड की। तो मैं रिवाइज़ करूँगा इस चीज़ को कि जब हम दोनों पैराडाइम को पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले देखना ये है, ये हर पैराडाइम एक प्रॉब्लम को कैसे स्प्लिट करता है और उनमें बेसिक यूनिट क्या है, और हर पैराडाइम डेटा को और कोड को या सोर्स कोड को या इंस्ट्रक्शन को कैसे लेता है, इनमें इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। ये तीन चीज़ें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे ओवरऑल इन दोनों पैराडाइम में। तो तब आपको ये समझ आ जाएगा कि ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो शुरू करते हैं जी हमारा पहला प्रोसीजरल पैराडाइम। तो जो प्रोसीजरल पैराडाइम है इसमें सॉफ्टवेयर को स्प्लिट किया जाता है इनटू मॉड्यूल्स। हम कहते हैं जी मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 अप टू मॉड्यूल n, जितने भी हमने इस पर चलना है। कुछ लोग मॉड्यूल्स कहते हैं, कुछ लोग मॉड्यूल्स कहते हैं, तो इट्स अप टू यू। इसमें कोई इंपॉर्टेंट है कि मॉड्यूल कहना है कि मॉड्यूल कहना है। तो मेरा हाल जो भी आपको फिजिबल लगता है तो मैं इसको मॉड्यूल कह दूंगा। तो यहाँ पे
प्रोसीजर्स में सॉफ्टवेयर स्प्लिट डाउन होगा इनटू मॉड्यूल्स। अच्छा, अब ये तो होगा स्प्लिटिंग का आंसर हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये आ जाता है कि हम किस तरह से इस मॉड्यूल के अंदर बेसिक यूनिट क्या है। तो इस मॉड्यूल के अंदर जो हमारा बेसिक यूनिट है वो आ जाएगा जिसको हम कहते हैं फंक्शन। ठीक है जी। तो मॉड्यूल्स के अंदर फंक्शंस। अच्छा, अब फंक्शन के बाद जो थर्ड मॉड्यूल जिस पे हमने डिस्कस करना है वो है डेटा एंड कोड। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो प्रोसीजर पैराडाइम है ये डेटा और कोड को जब थोड़ा सा सेपरेट ट्रीट करता है। सेपरेट कैसे, अभी मैं एक डायग्राम से चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल जो हमारा प्रोसीजर पैराडाइम है उसमें जो बेसिक यूनिट है वो फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है ये जो प्रोग्राम है उसको डिफरेंट मॉड्यूल में डिवाइड किया जाता है। अच्छा, ये मॉड्यूल का मतलब क्या है? मॉड्यूल्स का मतलब ये फर्स्ट की नेशनल टेक्सास यूनिवर्सिटी है वो कहती है कि हमें एक कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करना है। ठीक है जी। तो हम देखेंगे कैंपस के अंदर एक पूरा नेशनल टेक्सास यूनिवर्सिटी बड़ा प्रॉब्लम है। उसमें से हमने देखा कि इनके अंदर एक एग्जामिनेशन का पूरा मॉड्यूल हो सकता है, बसेस का मॉड्यूल हो सकता है, फाइनेंस का मॉड्यूल हो सकता है, एग्जामिनेशन का मॉड्यूल हो सकता है, कोर्सेज का मॉड्यूल हो सकता है, स्टूडेंट्स बॉडी का मॉड्यूल हो सकता है, फैकल्टी का मॉड्यूल हो सकता है, डिपार्टमेंट का मॉड्यूल हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है। मॉड्यूल से मतलब यहाँ पे ये है कि एक ऐसा पार्ट जिसको जो सेल्फ कंटेन्ड होगा, मतलब अपनी वर्किंग के लिए सब चीज़ उसके पास होंगी और वो मेंटेनेबल भी होगा। मतलब अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास बसेस का मॉड्यूल है तो बसेस का मॉड्यूल खुद को उसमें मेंटेनेबिलिटी बस सिर्फ एक मॉड्यूल को जाकर मेंटेन कर सकें। एग्जांपल है जो गाड़ियाँ हैं, बाइक्स ले लें तो बाइक्स के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स को मिला के एक बाइक को बनाया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है। तो इसमें एक सेल्फ कंटेन किया है। तो उसमें इंजन की एग्जांपल ले लेते हैं तो इंजन ने अपनी जितने भी प्रोसीजर्स हैं उस सेल्फ कंटेन किए हुए हैं। और दूसरे नंबर पर मेंटेनेबल एग्जांपल है, जब मैं कहता हूँ जी कि मेरे गाड़ी के स्पीड में प्रॉब्लम आ रहा है तो हम क्या करें, सिर्फ उस इंजन को जाके मेंटेन करने की कोशिश करते हैं बजाय पूरी बाइक खोल के रख दें। ठीक है। तो दैट इज़ मॉड्यूलाइजेशन। तो सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल में डिवाइड करें और जो मॉड्यूल्स हैं वो नंबर एक सेल्फ कंटेन होंगे और नंबर दो मेंटेनेबल होंगे। ठीक है जी। और वो करेंगे क्या, एक मॉड्यूल एक सिंगल फंक्शनैलिटी, एक सिंगल टास्क परफॉर्म करेगा। एग्जांपल है, हम कहते हैं जी कि जो मॉड्यूल है इसका एग्जामिनेशन का, तो वो एक सिंगल टास्क क्या परफॉर्म करेगा, एग्जामिनेशन लेने का, बच्चों को एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के उनके रिजल्ट्स तक पहुंचाने तक का प्रोसेस का एक टास्क परफॉर्म करेगा। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर जहाँ पे स्प्लिटिंग डाउन करता है मॉड्यूल्स के अंदर, और हर मॉड्यूल में है फंक्शन। अच्छा, वो जो दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है वो ये था कि डेटा को एंड कोड को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो प्रोसीजर पैराडाइम है ये ज़रा गौर करना आपने, ये डेटा को सेपरेट रखता है उस इंस्ट्रक्शन से जिन्होंने इस डेटा पे ऑपरेट करना है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर मेरे पास आपका डेटा हो और मैं आपसे सिंपली क्या कहूँगा कि जी कि इनको सॉर्ट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एज और विद रिस्पेक्ट टू CGPA और विद रिस्पेक्ट टू सिटीज़ कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, या विद रिस्पेक्ट टू कंट्रीज़ कि आप किन कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो अब है क्या कि डेटा और इस डेटा पे ऑपरेट करने के लिए इंस्ट्रक्शन, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इनका आपस में कम्युनिकेशन नहीं, सेपरेशन है इन दोनों के बीच में, मतलब टाई अप नहीं है। ठीक। अब इसका फ़ायदा छोड़ें, नुकसान इसका क्या हो सकता है कि ये डेटा है, यहाँ पे एक फंक्शन है और एक इधर फंक्शन है, इन दोनों इस डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोचिए इसमें क्या होगा कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे एक्सप्लेन करने की, ये हमारे पास फंक्शनैलिटी है, ये हमारे पास डेटा है इनफैक्ट, और इस डेटा को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास फंक्शन 1 है और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन 2 है जो कि इस डेटा पे ऑपरेट करेगा। इस तरह फंक्शन 3 भी हो सकता है। तो ये सारी की सारी इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, मतलब ये जो डेटा है ये एक्सेसिबल है इन दोनों को। अच्छा, अब हुआ क्या, अब हुआ ये जो फंक्शन 2 है उसको कुछ चेंजेस करनी थी। एग्जांपल है कि जो स्टूडेंट का डेटा है उसमें स्टूडेंट का एड्रेस भी है, एज भी है, CGPA, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम और बाकी चीज़ें भी हैं। अच्छा, तो इसके साथ डिसिप्लिन भी है। तो पता ही चला कि ये मॉड्यूल था एग्जामिनेशन वालों का, ये वाला एग्जामिनेशन वालों का जी हमें इनके
हमें इनके ये जो है ना फाइनेंस कि इन्होंने कितना पैसा दे दिया हमें कंसर्न नहीं, लिहाजा वो इस डेटा में से निकाल दिया जाए। अच्छा, अब हमने क्या किया, जो फाइनेंस वाला पार्ट था वो इसमें से निकाल दिया। अच्छा, इसका क्या बेनिफिट या क्या नुकसान हुआ, ये जो हमारे पास फंक्शन 1 था ये वो ऑपरेट करता था इसकी फाइनेंस के ऊपर कि बच्चे ने कितनी फ़ी पे कर दी, कितनी नहीं पे की। इसकी मॉडिफिकेशन से फाइनेंस का जो फंक्शनैलिटी तो अफेक्ट होगी। क्यों? डेटा इनमें कॉमन है, सारे फंक्शन एक कॉमन डेटा पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये वो प्रॉब्लम है जो कि क्रिएट हो जाता है जब हम प्रोसीजर पैराडाइम में काम करते हैं। तो अब ज़रा मैं रिवाइज़ कर दूं। नंबर 1, सॉफ्टवेयर स्प्लिट डाउन होगा इनटू मॉड्यूल्स। हर मॉड्यूल्स बात करेगा फंक्शनैलिटी, फंक्शन अपनी वर्किंग के लिए दूसरे फंक्शन को कॉल करेगा और हर फंक्शन के अंदर आपको फंक्शन एक्सट्रैक्शन और डेटा नज़र आएंगे जो कि सेपरेट होंगे। डेटा कुछ जगह पे होगा, इंस्ट्रक्शन किसी और जगह पे होंगे जो आपस में जब इनको यूज़ कर रही होंगी। डायग्राम के साथ इनको हम समझने की कोशिश करते हैं, आई होप कि अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा हो जाएगी। ले जी, ये मैंने कहा जी कि हमारे पास फ़र्ज़ करें एक एप्लीकेशन है, उसमें हम कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम ही ले लें, उसमें फाइनेंस का ले लें, एग्जामिनेशन का ले लें, एग्जाम्पल्स का, या जो भी सिस्टम आप अंडरस्टैंड करते हैं। तो अब हमने कहा जी सॉफ्टवेयर को हमने स्प्लिट डाउन किया है, प्रॉब्लम को स्प्लिट डाउन किया इनटू 4 पार्ट्स, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी एंड मॉड्यूल डी। अच्छा, अब हमें इसके अंदर जाना है ताकि हम एक यूनिट लेवल पे जा सकें। तो मैंने जो कलर चेंज किया वो मॉड्यूल सी का किया है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि मैं अब फोकस करना चाह रहा हूँ सी मॉड्यूल पे। अब जब सी मॉड्यूल पे जाएंगे तो इसके अंदर आपको क्या नज़र आएगा, जब हम सी मॉड्यूल में जाएंगे तो इसके अंदर हमें डिफरेंट किस्म के प्रोसीजर नज़र आएंगे। ठीक है, प्रोसीजर इसलिए कहते हैं प्रोसीजर प्रोग्रामिंग पैराडाइम। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे है एक मॉड्यूल 3 प्रोसीजर पे अपनी टास्क परफॉर्म करने के लिए। जैसे मैंने कहा था हर मॉड्यूल एक सिंगल टास्क परफॉर्म करेगा। तो ये जो मॉड्यूल अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए डिपेंडेंट है प्रोसीजर एक्स वाई एंड जी के ऊपर। अब वाई का एक प्रोसीजर है, एग्जांपल आपकी जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो परफॉर्म होने के लिए फ़र्ज़ करें मैंने इसको ग्रीन कलर किया प्रोसीजर वाई को, तो हम एक्सप्लोर करेंगे फर्दर प्रोसीजर वाई को। अब प्रोसीजर वाई से आप क्या करेंगे जनाब, ये फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन पी एंड क्यू को, मतलब प्रोसीजर वाई को अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए फंक्शन पी एंड फंक्शन क्यू इन दोनों की कॉलिंग चाहिए। अच्छा, अब फंक्शन क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ने एग्जीक्यूट करना है किसी डेटा के ऊपर। तो अब क्वेश्चन है वो डेटा कहाँ पे है। तो अब मैंने जो कलर चेंज किया फंक्शन पी का, तो इसका मतलब ये कि अब हमारा फोकस पी पे है। बेसिकली हम यूनिट लेवल पे आ चुके हैं। इस यूनिट को अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, डेटा एंड कोड। तो ये प्रोसेस करेगा कोड, वो कोड प्रोसेस करेगा डेटा के ऊपर, मतलब डेटा एक अलग एंटिटी है, कोड अलग एंटिटी है, और ये अपने वर्किंग के लिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही है। ठीक है, तो रूल ऑफ थंब क्या होगा, सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल में डिवाइड किया, मॉड्यूल को अपनी वर्किंग, एक मॉड्यूल ने एक सिंगल टास्क परफॉर्म करना है, तो एक मॉड्यूल के अंदर सेट ऑफ प्रोसीजर्स हैं। हर प्रोसीजर को अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए कुछ फंक्शन चाहिए, फंक्शन कॉलिंग चाहिए, और हर फंक्शन को जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है अपना काम करने के लिए डेटा चाहिए। तो जो प्रोसीजर पैराडाइम है वो कुछ इस सीक्वेंस में काम करता है। ठीक है जी, आई होप कि चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। तो जो आप सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज को फॉलो करते हैं वो इसी पैराडाइम पे चलती जाता है। ठीक हो गया। अब ज़रा हमें आगे मूव करना है, वो है जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। अब वो क्या चीज़ है, तो ज़रा उसकी तरफ आते हैं। जो डबल ओ पैराडाइम है वो हमारी जो रियल वर्ल्ड है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो डबल ओ के अंदर आपको 2 चीज़ें नज़र आएंगी। रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। अब फिलहाल ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, आपके लिए दुनिया में हर चीज़ ऑब्जेक्ट है। लैपटॉप ऑब्जेक्ट है, टीचर एक ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, बैग एक ऑब्जेक्ट है, डेस्कटॉप सिस्टम एक ऑब्जेक्ट है, क्लास एक ऑब्जेक्ट है, माउस एक ऑब्जेक्ट है। हर वो चीज़ जो कि हम मॉडल कर सकें अपने सिस्टम में। अच्छा, अब रियल वर्ल्ड में क्या है, एक टीचर ले लें, स्टूडेंट्स ले लें, कोर्सेज ले लें, ये 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ नज़र आएंगी। नंबर एक तो आपको ऑब्जेक्ट्स नज़र आएंगे, और ऑब्जेक्ट्स खुद कुछ नहीं है जब तक ये आपस में इंटरेक्शन ना करें। एग्जाम्पल है जी, मैं कहता हूँ जी टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है
और जो टीचर है, स्टूडेंट है, वो क्या पढ़ता है? वो पढ़ता है कोर्सेज। तो इस तरह से टीचर, कोर्सेज और स्टूडेंट आपस में लिंक है। इस तरह से टीचर एक कोर्स को पढ़ाता है, टीचर एक कोर्स के साथ लिंक है। देयर मस्ट बी इंटरेक्शन। अगर फर्स्ट की इंटरेक्शन नहीं है, दुनिया में हर चीज़ अगर हर अपना अपना काम किया जा रहा है, किसी को कोई हमारे पे रिलेशनशिप नहीं, कोई रिश्ते नहीं है, तो एग्जिस्टिंग तो दुनिया की नहीं होगी। लिहाजा अगर एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर दें और वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट बेसिकली आगे जाके मैं फर्दर एक्सप्लेन करूँगा। हम थोड़ी सी जो हमारा प्रोसीजर पैराडाइम है, ये डेटा टाइप्स पे बेस करता है। मतलब उसमें इंटीजर है, कैरेक्टर है, डबल एंड स्ट्रिंग, फ्लोट, डेटा टाइप इस पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन जो रियल वर्ल्ड है वो डेटा टाइप बेस नहीं है। एग्जाम्पल लैपटॉप है। अगर मैंने लैपटॉप को मॉडल करना हो किसी प्रोग्रामिंग पैराडाइम में, तो मुझे बताएं ये लैपटॉप क्या चीज़ है? ये इंटीजर है, कैरेक्टर है, डबल है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, क्या है? तो ये कई डेटा टाइप का मिक्सर होगा। इसमें मे भी इसकी प्राइस फ्लोट में होगी, इसका मॉडल स्ट्रिंग में होगा, या इसका और इसके हार्ड डिस्क की, मतलब बहुत से हमें डेटा टाइप मिला के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो आगे फर्दर इसको देखेंगे। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन है उसको हम मॉडल करते हैं इनटू पैकेजेस। अच्छा, पैकेजेस पहले भी थोड़ा आइडिया कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक यूनिट हमारे पास बनता है वो जी क्लास। वहाँ पे जो हमारे पास बेसिक यूनिट बना था वो थे फंक्शन। तो इसलिए उसको कहते हैं फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहते हैं, प्रोसीजर लैंग्वेज भी कहते हैं। अच्छा, अब रूल ऑफ थंब क्या हुआ कि एप्लीकेशन को हम यहाँ पे मॉडल करते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कि कोई काम करने के लिए, कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे अब हम क्या है, हमने एक सेमेस्टर क्लियर करवाने के लिए हम आपस में टास्क किया, एक सेमेस्टर वर्किंग करनी है, तो उसमें टीचर, कोर्सेज और स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट सेमेस्टर में लेट्स सपोज कि मैं आपको नहीं पढ़ाता, तो आपका हमारे में इंटरेक्शन नहीं होगा, लेकिन हम एज एन ऑब्जेक्ट हम एग्जिस्ट करते होंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक आपको नजर आएगा वो पैकेजेस हैं। ठीक है। वहाँ पे क्या था? मॉड्यूल्स। यहाँ पे क्या है जी? पैकेजेस। अच्छा, तो रूल ऑफ थंब क्या है जी? जब हमने फंक्शन की बात की थी, हमने कहा जी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे जब हमने क्लासेस की बात करनी है, तो क्लासेस ने एक कॉन्सेप्ट फॉलो करना है जिसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है एक क्लास है स्टूडेंट, बस हम इतने माइंड में रखें। ठीक है जी। स्टूडेंट की एक मेन क्लास है, इसको माइंड में रखें। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है ये प्रॉब्लम नहीं है इस वक्त। उसमें सीजी पे लिखा है, नेम लिखा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिसिप्लिन, एड्रेस, कब एडमिट हुए, कौन सा सेशन है, कितने मार्क्स हैं, नथिंग। हमें कुछ नहीं चाहिए, कितने फाइनेंस पे कर चुके, हमें नहीं चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे सिर्फ ये जाने कि एक स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, टीचर एक ऑब्जेक्ट है। ये एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे जाने का मतलब ये कि हम इनके बीच में इंटरेक्शन देख सकें। अगर हम इनकी डिटेल में चले जाएंगे तो इनकी जो डिटेल है, इन इंटरेक्शन को हम हमारे माइंड से किसी और तरफ ले जाएगी। तो सिर्फ आपने करना है कि स्टार्ट लेवल पे आपने सिर्फ समझना कि क्लास क्या है। क्लास की डिटेल में नहीं जाना, उसकी डेप्थ में नहीं जाना, उसकी डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना, सिर्फ टॉप लेवल पे, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे, समरी लेवल पे जी कि क्या चीज़ है। क्लास कौन सी? ये लैपटॉप की क्लास है। क्लास कौन सी? ये मल्टीमीडिया की क्लास है। और ये आपस में करते हैं कि आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बस। कैसे इंटरेक्शन होता है, इसके अंदर डिटेल क्या होगी वो आगे जाके देखेंगे। फिलहाल हमने, चूँकि हम मॉडल करें चीज़ों को भी, तो मॉडल में यहाँ तक किया है। तो रूल ऑफ थंब क्या हुआ कि इन दोनों में अगर मैं देखूँ तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर को डिवीजन की गई थी प्रोसीजरल में या फंक्शन ओरिएंटेशन में, वो थी मॉड्यूल्स में। डबल ओ के अंदर है जी पैकेजेस। वहाँ पे जो बेसिक यूनिट हमारे पास था वो थी फंक्शन। यहाँ पे जो बेसिक यूनिट हमारे पास है वो थी क्लास। थर्ड और इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये थी कि वहाँ पे डेटा और इंस्ट्रक्शन दो डिफरेंट एंटिटीज़ थी, मतलब सेपरेशन थी। सेपरेशन वो काम कर रहे थे, जबकि यहाँ पे डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आपस में टाई अप है, बाइंड है, इकट्ठे बाइंड है। स्टूडेंट का डेटा स्टूडेंट्स की डेटा टाइप के अंदर ही है, टीचर का डेटा टीचर का ही कंसर्न करता है, कोर्सेज का डेटा कोर्स में साथ ही कंसर्न करता है। ये इनमें कॉमन नहीं है। ठीक है। एग्जाम्पल है, अगर टीचर को कोर्स को डेटा चाहिए तो वो कोर्स की क्लास प्रोवाइड करेगी, कोई कॉमन चीज़ वहाँ पे नहीं होगी, कॉमन डेटा वाली चीज़ नहीं वहाँ पे होगी जैसे फंक्शन में होती थी। ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन है वो इसलिए की जाती है कि इनके जो डेटा है उनको एक्सेस किया जा सके, एक्चुअल में
अब ज़रा मैं डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। वो जो लास्ट क्वेश्चन अभी हमने देखा था उसी को ही मैं यहाँ पे जा करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले जी हमारे पास ऐसे ही है कि एप्लीकेशन थी, इसको हमने स्प्लिट डाउन किया इनटू फोर पैकेजेस, ठीक है जी। तो अब मैंने जो जैसे लास्ट में बताया था, जो कलर चेंज किया था, वहाँ मॉड्यूल मैंने किया था सी का। तो यहाँ पे पैकेज बी जो है इसका कलर चेंज किया, इसका मतलब है इसको फर्दर एक्सप्लोर करना है। तो जो पैकेजेस हैं, पैकेज बी, वहाँ पे जो मॉड्यूल था वो फर्दर प्रोसीजर्स पे डिपेंड कर रहा था। यहाँ पे जो पैकेज बी है ये फर्दर किस पे डिपेंड करेगी, क्लासेस के अंदर। तो ठीक है, क्लास यहाँ पे है जी PQR, ठीक है। अब ये क्या है, इस पैकेज ने एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। तो अब रूल ऑफ थंब क्या है कि यहाँ पे जो क्लास R है, R को अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या है, मैंने बताया था ना कि आगे ये किसी फंक्शन पे फंक्शन कॉल नहीं करेगा, ये खुद के अंदर हर क्लास में डेटा होगा, उस डेटा पे ऑपरेट करने के लिए मेथड्स होंगे, जो आपने C++ में या फंडामेंटल में पढ़ा होगा कि हमारे पास डेटा है स्टूडेंट का नेम। तो आपने क्या किया, गेट मेथड और सेट मेथड लिखा, जिसके थ्रू से आप जो स्टूडेंट का नाम था उसको एक्सेस करते थे, उसको गेट करते थे और उसकी वैल्यू को सेट करते थे। इसी तरह डिस्प्ले का या प्रिंट का मेथड लिखा होगा जो स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को प्रिंट करता था। तो यहाँ पे आपको वही डेटा नज़र आएगा और उस डेटा पे काम करने के लिए डिफरेंट फंक्शन हैं ये सारे के सारे, और हर डेटा डिपेंडेंट है अपनी क्लास के ऊपर। मतलब ये पॉसिबल है कि इसका डेटा P यूज़ कर रहा है, इसका डेटा Q यूज़ कर रहा है, वो कर सकता है लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकता। वो इस R क्लास से रिक्वेस्ट करेगा। बस P ने अगर P को डेटा चाहिए तो P R क्लास के मेथड से रिक्वेस्ट करेगा, R क्लास को रिक्वेस्ट करेगा कि भैया मुझे, इनफैक्ट ये आपका बनेगा P रिक्वेस्ट करेगा R को और R आगे से उसके मेथड को कॉल करेगा, मेथड आगे से वो डेटा आपको प्रोवाइड करेगा, डेटा रिटर्न होगा, मेथड रिटर्न करेगा R को, R रिटर्न करेगा P को। तो ये वो कम्युनिकेशन है जो यहाँ पे होगी। डायरेक्ट हम डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। फंक्शन ओरिएंटेशन में क्या था, चूंकि डेटा कॉमन था तो फंक्शन डायरेक्ट उस डेटा को एक्सेस कर रहे थे। लिहाजा यहाँ पे कंसेप्ट प्राइवेटाइजेशन का, मतलब प्राइवेटाइजेशन प्राइवेसी का, कि एक डेटा है वो प्राइवेट है लेकिन हर बंदा एक्सेस कर सकता है, जो कि एक इलॉजिकल सी बात है कि आपका एक बैंक बैलेंस है वो हर बंदा एक्सेस कर सकता है, उसको जैसे मर्जी सेट गेट कर दे, जबकि जब डबल में चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो रूल ऑफ थंब क्या हुआ कि यहाँ पे डेटा और उस पर वर्किंग करने वाले मेथड ये टाई अप हैं, इनकैप्सुलेट है, छुपे हुए हैं क्लास के अंदर। क्लास के अंदर इनकैप्सुलेट का मतलब है कैप्सूल की फॉर्म में है। तो ये मेजर एक इम्पोर्टेंट हमारा आज का काम था कि इनको देखा जाए। तो अब मैं इसको फिर रिवाइज नहीं करता। आई होप कि अब आप कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन से आपको फर्दर एक्सप्लेन हो जाएगा कि एक्सक्यूज मी कि सब चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। अगेन कोई क्वेश्चन है तो यू आर वेलकम टू आस्क। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि आखिर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है क्या। वो तो हमने बता दी, ये वर्किंग कैसे करती है। देखिए, सिस्टम मॉडलिंग एक टेक्निक है। मॉडलिंग क्या होता है, मॉडलिंग ये है कि एक बच्चा है, अगर हमने उसको समझाना है कि ये एरोप्लेन क्या है, तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो मैं जाता हूँ जी पाकिस्तान आर्मी के पास, एयरफोर्स में, उनसे कहते हैं मेरा बच्चा जी माशाल्लाह जहाज़ देखना चाह रहा है, आपकी मेहरबानी अफसरों को बाहर निकालें, ये जहाज़ देख लें। तो जो कि अक्ल में बात नहीं पड़ती। दूसरा तरीका क्या हो सकता है जी कि हम उसको बाज़ार लेके जाएं, वहाँ से एक टॉय लेके दें जो कि एक एरोप्लेन का हो, एक F-16 का हो। तो उस एक मॉडल को देख के उसको पता लग जाएगा जी एरोप्लेन क्या होता है, F-16 क्या होता है, जेट क्या होता है, दूसरा जो हमारे पास जहाज़ है वो कौन से होते हैं। ट्रेन अगर उसको मैंने रिप्रेजेंट करनी है तो बजाय पाकिस्तान रेलवे पर जाके उनसे रिक्वेस्ट करें, हम अगेन उसको एक मॉडल दिखाएंगे, ये इंजन होता है, ये इसकी बोगीज़ होती हैं, आपस में से इंटरेक्ट करता है। वो मॉडल देख के उसको आइडिया हो जाएगा ट्रेन कैसे काम करती है, कैसे चलती है, कैसे उसकी साउंड होता है, उसके पूरे सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो वो सिस्टम हम क्या करना चाहते हैं कि ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू से हम रियल वर्ल्ड के सिस्टम को मॉडल कर सकते हैं। बैंकिंग का सिस्टम है, स्कूल का सिस्टम है, कॉलेजेस का सिस्टम है, एडमिशन के सिस्टम है, कोई भी जितने भी दुनिया के अंदर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं हम उनको मॉडल कर सकते हैं इनटू प्रोग्राम पैराडाइम। तो रूल ऑफ थंब क्या होगा, सिस्टम मॉडलिंग की एक टेक्निक है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, ठीक है। दूसरे नंबर पे इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, मैंने बार बार कह रहा हूँ, देयर मस्ट बी सम इंटरेक्शन
आप कह लीजिए कि एक मैनेजर है, उसके एम्प्लॉयज़ हैं और एक बिल जमा कराने वाले हैं, इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं है। अगर इनमें इंटरेक्शन है तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, कम्युनिकेशन नहीं हो सकती तो ना चेक्स डिपॉजिट होंगे, ना रिसीव होंगे, ना बिल पे होंगे, ना बिल रिसीव होंगे। ठीक है जी, तो ये पॉसिबल नहीं है कि टीचर अपना काम किया जा रहा है, स्टूडेंट अपना काम किया जाए, कोर्सेज अपने काम किए जा रहे हैं। अगर इनमें कम्युनिकेशन होगी तब ये सिस्टम डेवलप होगा, वरना सिस्टम डेवलप नहीं हो सकता। तो रूल ऑफ थंब क्या होगा जी, कि सिस्टम को, रियल वर्ल्ड के सिस्टम को प्रोग्रामिंग में मॉडल करने के लिए जो टेक्निक है उसको कहते हैं जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। और ये जो जितनी भी टेक्निक है ये ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन पे मुश्तमिल है, कंसिस्ट ऑफ है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि आखिर ये मॉडल क्या है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग, मतलब अगर मैं एक बच्चे को इंजन दिखा दूँ, रेलवे वाला इंजन, तो उस इंजन को देख के उसकी एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे उसको इंजन तो समझ आ जाएगा, लेकिन इंजन की वर्किंग भी समझ आ जाएगी, लेकिन वो उसको ये नहीं पता लगेगा कि इसका मैकेनिकल पार्ट्स कैसे काम करते हैं। मतलब वो जब उसको अंदर से खोल के देखेगा उसको सेल नज़र आएंगे, लेकिन अंदर से उसकी कंप्लीट मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल या इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट है, वर्किंग है, उसको वो समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्शन है। उसके लिए एक मॉडल है, उस मॉडल को देख के उसकी वर्किंग से कंसर्न है। ठीक है, तो वो उसके लिए बस उसका काम है। तो मॉडल में क्या है, उसकी आपको डिटेल में ऐसे कुछ नज़र नहीं आएगा। कोई भी चीज़ उसकी एब्स्ट्रैक्शन ले लें, माउस कैसा होता है एब्स्ट्रैक्शन ले लें, लैपटॉप कैसा होता है एब्स्ट्रैक्शन ले लें, आईपैड कैसा होता है एब्स्ट्रैक्शन है उसकी। ठीक है, अब उसकी डिटेल में तो उसको रियल में भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसकी एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे हमें पता लगेगा कि भाई इसको देख के मुझे ये पता लगे लैपटॉप क्या होता है, इसको देख के पता लगा जी कि टैब क्या होता है, फ़ोन क्या होता है, मोबाइल क्या होता है, लैप सब ऐसी चीज़ें क्या होती हैं। तो मॉडल क्या है जी, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग। कोई भी चीज़ है उसकी जब एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे, बिल्कुल टॉप लेवल पे आपको दिखा दे, जिससे आपको समझ आ जाए वो चीज़ है क्या, वो वर्किंग कैसे करती है, हमें इससे कंसर्न नहीं। बिल्ली कैसी होती है जी, आपके ये कैट है, आपको उस कैट दिखा दे, अच्छा ये कैट ऐसी होती होगी। अब अगर जब तक रियल वर्ल्ड की कैट को आप सर्जरी से उसके डिफरेंट पार्ट्स नहीं दिखाएंगे उस वक्त तक तो कुछ नहीं है। लेकिन हमारा ये कंसर्न नहीं है, हम तो सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि एक जू का सिस्टम है, जू के सिस्टम में लाइन और बाकी सब चीज़ें कैसे इंटरेक्ट करती हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे आपको पता होना चाहिए लाइन, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर पता होना चाहिए आपको एलिफेंट, बाकी सब चीज़ों का। तो ये है जी, तो सिस्टम मॉडलिंग की टेक्निक जो है वो एब्स्ट्रैक्शन है, जो आपकी है वो डब्लो है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है। और अगर मैं किसी चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे रिप्रेजेंट कर दूँ मॉडल की फॉर्म में, वो हमारे पास एक मॉडल है, सिंपल है। और मकसद क्या है, एक चीज़ बनने से पहले हम उसको विजुलाइज कर लें कि वो प्रोडक्ट दिखने में कैसी होगी, उसकी वर्किंग कैसी होगी, उसके इंटरेक्शन कौन कौन सी होंगे। ये सब चीज़ें जानने के लिए एक मॉडल क्रिएट करते हैं। जैसे जू का मॉडल है, क्रिएट किया जा सकता है। बैंकिंग का एक मॉडल है वो कैसे काम करता है, स्कूल में कैसे एडमिशन होंगे, कैसे बसेस के ऊपर टिकट्स भी, कैसे बसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगी, ये सब की सब चीज़ें हम मॉडल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सक्यूज मी। अच्छा, ये एक एग्जांपल देख लेते हैं जी। एक एकेडमिक सिस्टम है, एकेडमिक सिस्टम में स्टूडेंट्स हैं, टीचर है, बुक्स हैं, चेयर है, एंट्री है। अब रूल ऑफ थंब के मुताबिक ये है कि अब हमारे पास सब कुछ आ गया। अब हमने एकेडमिक सिस्टम में देखना है कि भाई ये ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं, तो इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन क्या होगा। ठीक है, अब देखें, इस बंदे को देखकर आप ये नहीं कह सकते डॉक्टर आसिफ बीब हैं, डॉक्टर मलिक आसिफ साहब है, वकार साहब है, नासिर साहब है, कौन है पता नहीं। इस इनको देख के हमें नहीं समझ आ सकता है कि ये कि भाई वकार है, मोमिन है या आसिफ है, वट जो को पता नहीं, मुझे पता। ये बुक्स देख के हमें पता नहीं डेटाबेस की बुक है, ये कौन सी बुक है, कोई एब्स्ट्रैक्शन है ना। बस हमें इतना पता होगा स्टूडेंट्स, ये बुक्स, ये मतलब आप में से कोई बंदा इन बुक्स को जहाँ एरोप्लेन नहीं कहेगा, ट्रेन नहीं कहेगा, ये बुक्स है, होगा आपको सिर्फ इसके अंडरस्टैंडिंग है कि बुक्स है। इसको देख के आप इंशाल्लाह रिवर नहीं कहेंगे इसको, ठीक है, आप कहेंगे जी ट्री है। और इसको देख के आप फटा नहीं कहेंगे, कुछ और वर्ड नहीं बोलेंगे, डेफिनेटली इट इज़ चेयर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब हमें ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनमें कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो कम्युनिकेशन के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये स्टूडेंट्स जो हैं ये बुक्स पढ़ते हैं, टीचर इन बच्चों को पढ़ाता है, टीचर भी इन बुक्स को पढ़ता है नॉलेज के लिए, टीचर जो है वो इस चेयर को यूज़ करता है इसके लिए। ठीक है, इसमें इंटरेक्शन है, वो इंटरेक्शन आगे जाके देखेंगे वो किस किस्म की है, फिलहाल आप देखें कि इनमें कम्युनिकेशन ऐसी हो रही है। अच्छा, अब एकेडमिक सिस्टम में ये हमें किसी जगह पे ये नज़र नहीं आ रहा कि ट्री का कोई काम है, लिहाजा हम ट्री को यहाँ से साइड पे कर देंगे कि भाई ट्री साहब
आप अच्छा, अब चूंकि ट्रिगर इंटरेक्शन किसी चीज़ के साथ नहीं है, तो मैंने भी क्या कहा, एक ऑब्जेक्ट है लेकिन उसका इंटरेक्शन किसी के साथ नहीं, तो उसका ऑब्जेक्ट होने का कोई बेनिफिट नहीं हमारे सिस्टम में, लिहाजा हम उसको रिमूव कर देंगे वहाँ से। तो मॉडल ने हमें ये चीज़ समझाई कि भाई कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी और उनमें कम्युनिकेशन कौन सा होगा, और जो चीज़ें यहाँ कम्युनिकेट नहीं करी उनको सिस्टम से बाहर निकाल दें। लिहाजा ये एक मॉडल से हमें पता लग गया। अच्छा, अब पॉसिबल एक गाँव का सिस्टम है, एक स्कूल का सिस्टम है, MC प्राइमरी स्कूल चक्कर नंबर 1 2 3 जो भी कह लें, तो पॉसिबल है वहाँ पे सर्दी का मौसम है और जो टीचर है वो इन, या गर्मी का मौसम है, इन जो टीचर है वो दरख्त के नीचे बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उस मामले में जो ये स्टूडेंट्स हैं वो इसके नीचे बैठ के पढ़ते हैं, तब ये मॉडल बन जाएगा, मॉडल का पार्ट हो जाएगा, वैसे नहीं। तो इस तरह से एकेडमिक सिस्टम काम करता है। तो ये है जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का मॉडल। दूसरे नंबर पर देख लेते हैं हाईवे का सिस्टम। हाईवे में आपके पास रोड्स हैं, गाड़ी है, जो ड्राइवर है, उसके पास सिग्नल्स हैं और चलान करने के लिए पुलिस भी अवेलेबल है, पुलिस गाड़ी है। तो अब यहाँ पे क्या पता लगेगा कि ये जो आपके पास पुलिस है ये इन गाड़ियों के साथ कम्युनिकेट करती है, इसमें सफ़र करती हैं, जो ड्राइवर है वो ड्राइव करते हैं इन गाड़ियों को, और ये जो गाड़ियाँ हैं, ये दोनों गाड़ियाँ, ठीक है, ये फॉलो करती हैं ट्रैफिक रूल्स को। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ हम कहेंगे ये जो दोनों गाड़ियाँ चलती कहाँ पे हैं, इन रोड्स के ऊपर, वो इन रोड्स पे चलती हैं और इन रोड्स के ऊपर आपको ये सिग्नल नज़र आएंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि इनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन कैसे होगी, इंटरेक्शन कैसे होगी। तो इस तरह से हम मॉडल कर लेंगे हाईवे सिस्टम को, और यहाँ से हमें ऑब्जेक्ट भी आइडेंटिफाई हो गए। उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई इंटरेक्शन रह तो नहीं गया, डेफिनेटली एक इंटरेक्शन रह गया। वो क्या है कि फ़र्ज़ करें इन साहब ने इसको जब वायलेट करेंगे तो पुलिस वाले का इसके साथ इंटरेक्शन होगा कि भाई आपने यहाँ पे वायलेशन किया तो आपको चालान होगा। तो अब अभी आपने देखा कि किस तरह से ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन और बाकी सिस्टम हमें हेल्प प्रोवाइड करते हैं सब काम करने के लिए। आई होप काफ़ी हद तक चीज़ें अब आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो अब ज़रा मैं आता हूँ जी इसके कुछ और एग्जांपल्स की तरफ। तो मैं अब ये सब चीज़ें आप पे छोड़ता हूँ। ये हमारे पास एक कंप्लीट सिस्टम है, उस सिस्टम में आप देखें LCD है, ये मदरबोर्ड है। तो आई होप कि आपको यहाँ से आइडिया होगा कि ये सब के सब जो पार्ट है ये आपका मदरबोर्ड का हिस्सा है। ठीक है जी। मदरबोर्ड को ऑपरेट करने के लिए आपको पावर सप्लाई चाहिए और इसको अपना डेटा स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क चाहिए, और ये सारा का सारा इलाका जनाब हमें चाहिए होगा जी CPU के केस के अंदर, और ये इससे इंटरेक्ट करेगा, ये इससे इंटरेक्ट करेगा और आखिर में ये जनाब इंटरेक्ट करेगा LCD के साथ। तो ये है जी आपका कंप्यूटर सिस्टम। आई होप अब आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन सिस्टम की डिटेल में अंडरस्टैंडिंग होगी। अच्छा, जब बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, मैंने कहा बहुत से बेनिफिट्स हैं लेकिन हम सिर्फ 4 को फोकस करेंगे। तो पहला इसमें ये है मॉड्यूलैरिटी। आपने देखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को यूज़ करते हुए हम स्प्लिट डाउन कर सकते हैं एप्लीकेशन को, आप डिवाइड एंड कॉन्कर को फॉलो करते हुए मॉड्यूल्स के अंदर, जो पैकेजेस कहते हैं। हर पैकेजेस एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करने की कोशिश करता है, सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल में डिवाइड हो जाएगा। उसका क्या बेनिफिट होगा? उसका बेनिफिट ये होगा कि फ़र्ज़ करें हम लोगों ने एक मॉड्यूल डेवलप किया, उसमें एक क्लास निकली स्टूडेंट की, हमने आइडेंटिफाई किया स्टूडेंट की क्लास है। तो अब स्टूडेंट क्लास पहले बन चुकी है, अब हम लोग दूसरा मॉड्यूल डेवलप करने लगे, वह जी फाइनेंस का। तो फाइनेंस के लोगों को स्टूडेंट का डेटा चाहिए, तो स्टूडेंट की क्लास हमारे पास पहले एग्जिस्ट करती है, तो हम क्या करेंगे, उसी क्लास को दोबारा यूज़ कर लेंगे बजाय को उसको ज़ीरो लेवल से दोबारा क्रिएट करने की। तो यहाँ पे कोड की रीयूजेबिलिटी जो मैं आपको इस पूरे कोर्स में प्रूव करूँगा वो ये है कि डबल ओ को फॉलो करते हुए कोड की डुप्लीकेशन से हम बचना हमारा मकसद है। अब आप देखेंगे कोड की रीयूजेबिलिटी आपको यहाँ पे मैक्सिमम नज़र आएगी। इससे पहले आपने प्रोसीजर में कोड की रीयूजेबिलिटी कैसे की थी? थ्रू फंक्शन, कि एक काम करने के लिए जो सेम कोड बार बार लिख रहे हैं तो हम उसको फंक्शन की फॉर्म में सिंगल टाइम लिखते हैं, उसे कॉल करते हैं, अपना काम करवा लेते हैं। तो वो भी आपने कोड को रीयूज़ ही किया था। यहाँ पे आपको कोड की रीयूजेबिलिटी सबसे टॉप लेवल पे नज़र आएगी हर जगह पे। तो एक
मॉड्यूल लिखा जा चुका है, एक ऑब्जेक्ट लिखा जा चुका है, आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं, या उस क्लास को रीयूज़ कर सकते हैं, उस इंटरेक्शन को रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका दूसरा बड़ा बेनिफिट है। तीसरा बड़ा बेनिफिट अगर आपको यहाँ पर नज़र आया वो क्या था, जो डेटा है और उस डेटे पे ऑपरेट करने वाले जो मेथड्स हैं ये इनकैप्सुलेट है, छुपे हुए हैं क्लास के अंदर, डायरेक्ट आप इन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि मेरा बैंक बैलेंस अकाउंट मेरी क्लास के अंदर है, वो क्लास दूसरा बंदा उस क्लास से रिक्वेस्ट करेगा, क्लास के मेथड देखेंगे कि इसको ये बैलेंस प्रोवाइड करना कि नहीं करना। तो क्या हुआ, हमारा डेटा इनकैप्सुलेट हो गया, छुप गया, हाइड हो गया तो एक्सटर्नल वर्ल्ड से। तो इन्फॉर्मेशन मेरी जो मालूमात आपने अपने माइंड में जो कुछ छुपाया हुआ है वो हाइड है आपके माइंड में, आपके दिल में है, वो हाइड है, ठीक है। अल्लाह जानते हैं, आप जानते हैं। तो इससे इसका मतलब क्या है, तो अब जब डबल ओ जो है वो जो रियल वर्ल्ड में जो चीज़ें हैं कि जो आप जो दुनिया मसलन एग्जाम्पल आप अपने दोस्त को अपने राज बता देंगे, सीक्रेट्स बता देंगे, सबको नहीं बताएंगे। तो आपने एज अ क्लास फैसला किया किन लोगों को आपने अपने सीक्रेट्स बताने, किन को सीक्रेट्स नहीं बताने। तो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग है आपके अंदर, ठीक है। अगर फर्ज करें मैं आपसे पूछा आपका नाम क्या है, आप कॉलिंग करेंगे और बताएंगे सर मेरा नाम ये है। मे बी जब आपको कोई आपका दोस्त पूछे, आप किसी और तरीके से बिहेव करें, आपके कोई पेरेंट्स पूछे, आप पेरेंट्स हैं, आपके आंटी हैं, बट हर एक हिसाब से आपका चेंज है। और आखिर में प्लगेबिलिटी। अब व्हाट डज इट मीन, प्लगेबिलिटी का मतलब है, जैसे एग्जांपल है हमारे पास बाइक है, हमें पता चला कि जो बाइक है उसकी जो है ना वो बैटरी काम नहीं करी, तो हम क्या करेंगे, प्लगेबिलिटी है, हम बैटरी को उठा के बाहर फेंकेंगे, नई बैटरी उसके साथ अटैच करेंगे, बाकी पूरी बाइक को कुछ नहीं कहेंगे। तो दैट इज़ प्लगेबिलिटी। जो चीज़ ख़राब है उसको ठीक करें। हमारे घरों में फ़र्ज़ करें, हम कहते हैं जी हमारे घर में फ्रिज ख़राब हो गई है, तो हम फ्रिज को रिप्लेस करेंगे, पूरा घर रिप्लेस कर देंगे। तो सिर्फ फ्रिज है, अगर फ्रिज में पता लगेगा कि इसका सिर्फ सेंसर ख़राब है, या इसका जो थर्मामीटर ख़राब है, या थर्मोस्टेट ख़राब है, हम सिर्फ उसको रिप्लेस करेंगे, ना कि पूरा फ्रिज को उठा के फेंक देंगे। हमारी बाइक को देख लें, दोबारा वापस आ जाते हैं बाइक, या फ़र्ज़ करें हमारे लैपटॉप को देख लें, लैपटॉप में हार्ड ख़राब हो गई, तो हम क्या करेंगे, लैपटॉप को उठा के फेंक देंगे, हम उसकी सिर्फ हार्ड को रिप्लेस करेंगे। तो दैट इज़ प्लगेबिलिटी। तो इसमें क्या होगा, अब हमें पता लगेगा कि एक स्टूडेंट क्लास है वो नए रूल्स के मुताबिक परफॉर्म नहीं ठीक करी, तो हम सिर्फ उस स्टूडेंट क्लास को रिप्लेस कर देंगे, बाकी सिस्टम ऐसे का वैसे चलता होगा। बेनिफिट क्या हुआ कि आपका एक बार जो कोड लिखा हुआ था वो टेस्टेबल है, डिबग किया हुआ है, बजाय फर्स्ट के मैं स्टूडेंट की क्लास को रीयूज़ करूँगा, वो पहले डिबग कर चुका हूँ, टेस्ट कर चुका हूँ, उसको बार बार टेस्ट हम नहीं करेंगे उसको। तो ये भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो सॉफ्टवेयर की मॉड्यूलैरिटी हमें यहाँ से मिलती है, कोड की रीयूजेबिलिटी हमें यहाँ से मिलती है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग हमें यहाँ से मिलती है, और प्लगेबिलिटी। ये चारों के चारों बेनिफिट्स हैं, हम यहाँ पे मिलते हैं अगर हम फॉलो करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को। तो जनाब ये था जी हमारा आज का लेक्चर। अब सबसे पहले हमने देखा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या है, उसके बाद हमने देखा कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम जो थे प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इनको हमने डिटेल में देखा। तो इसमें से मैंने दोबारा बात की कि आपने सिर्फ ये देखना है कि नंबर एक, सॉफ्टवेयर को स्प्लिट कैसे किया जाएगा, प्रोसीजर कैसे स्प्लिट करता है, डबल ओ कैसे स्प्लिट करता है। स्प्लिटिंग के बाद इसमें जो बेसिक यूनिट कौन सा है, प्रोसीजर में बेसिक यूनिट फंक्शन था, डबल ओ के अंदर बेसिक यूनिट क्लास है। और तीसरे नंबर पे हम यहाँ पे ये जानने की कोशिश करेंगे, हमने ये जानने की कोशिश की कि डेटा और इस डेटा पे ऑपरेट करने के लिए इंस्ट्रक्शन, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो डबल जो आपका प्रोसीजर पैराडाइम है, इनके मुताबिक ये सेपरेट एंटिटीज हैं दोनों, जबकि डबल ओ के अंदर ये एक ही चीज़ है, टाई आप अपने हैव टू इकट्ठा काम करते हैं। उसके बाद आप लोगों ने देखा जी कि जो डबल ओ के बेनिफिट्स हैं उसमें मॉड्यूलैरिटी देखा, हमने कोड यूजेबिलिटी देखा, इंफॉर्मेशन हाइडिंग को देखा, एंड प्लगेबिलिटी को देखा। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इसमें अगर आपको कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू मसले मसाइल है तो यू आर वेलकम टू आस्क। आपके पास जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, ईमेल के साथ क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। इवन ये जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब पे, वहाँ भी क्वेश्चन अपलोड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि किसी एक चीज़ को फॉलो कर लें, बल्कि ज़्यादातर फॉलो करें यूट्यूब को फॉलो करें। इसका रीज़न ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स उसी के थ्रू आपस में, मतलब आपका क्वेश्चन मे भी पूरी दुनिया के जो लोग इस वीडियो को देखें वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इसे मेरा आंसर भी पूरी दुनिया के जो लोग इस वीडियो को देखें वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।